नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे जॉन लॉक के राजनीतिक विचार। पिछली क्लास में हमने हॉब्स को पढ़ा था। हॉब्स के राजनीतिक विचारों के बारे में हॉब्स, लॉक और रूसो। जैसा कि हमने पढ़ा, तीनों ही विचारक सामाजिक समझौते के महत्वपूर्ण विचारक है। इन तीनों विचारकों ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सामाजिक समझौते सिद्धांत के द्वारा तीनों विचारकों ने राज्य की उत्पत्ति समझौते के आधार पर होना बताया। तो हब्स के विचारों में हमने पढ़ा कि उसने किस प्रकार राज्य की उत्पत्ति बताई कि राज्य की उत्पत्ति समझौते के द्वारा हुई और समझौते का स्वरूप कैसा था। समझौते से पहले उसने मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है और उसके बाद जो समझौता हुआ उसके कारण, उसके स्वरूप और समझौते के बाद जो राज्य उत्पन्न होता है उसका स्वरूप हब्स ने बताया। तो हब्स के अनुसार समझौते के बाद जो राज्य उत्पन्न हुआ उसका स्वरूप निरंकुश था। एक निरंकुशतावादी सत्ता का जन्म होता है जो सर्वोच्च और निरंकुश होती है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे सामाजिक समझौते के विचारकों में लॉक को पढ़ेंगे। आज लॉक भी सामाजिक समझौतावादी विचारक है और राजनीतिक विज्ञान में लॉक का जो नाम है, जो राजनीतिक विचारों के इतिहास में या राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में जो लॉक को हम पढ़ते हैं वो उसके उदारवाद के कारण, लॉक के व्यक्तिवाद के कारण हम लॉक के विचारों का जो महत्व है उसको हम पढ़ेंगे आज। लॉक एक उदारवादी विचारक था, एक सामाजिक समझौतावादी विचारक। उसने भी राज्य की उत्पत्ति समझौते के द्वारा होना बताया। तो लॉक ने भी हॉब्स की तरह मानव स्वभाव का, प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया और उसके बाद जो राज्य या समाज उत्पन्न होता है उसका स्वरूप उसने बताया। और उसके बाद जो राज्य की उत्पत्ति होती है वह उसके लिए एक सीमित राजतंत्र या सीमित जो एक राज्य की सत्ता के उत्पादन, क्योंकि लॉक एक संविधानवादी विचारक था जिसने सीमित शासन का, सीमित सत्ता का समर्थन किया। तो यहाँ पर आज हम लॉक के विचारों को पढ़ेंगे सामाजिक समझौतावादी विचारकों के उसमें। तो लॉक जो है उसने बताया कि चूँकि हम लॉक के विचारों को पढ़ने से पहले हम यह जानेंगे कि लॉक एक व्यक्तिवादी विचारक था, जिसने कि हब्स ने हमने पढ़ा कि किस प्रकार हब्स के विचारों पर व्यक्तिवाद का प्रभाव, लेकिन व्यवहारिक रूप से हम देखें तो लॉक व्यक्तिवादी विचारक था और जिसने व्यवहारिक रूप से व्यक्ति के महत्व को, उसके अधिकारों को, उसकी स्वतंत्रता को महत्व दिया या उसका प्रतिपादन किया। तो लॉक में हम पढ़ेंगे कि लॉक किस प्रकार का विचारक था कि उसने लॉक ने जो समझौता बताया उसमें हम लॉक की रचनाएं पढ़ेंगे। लॉक का सामाजिक समझौता पढ़ेंगे जिसमें कि उसने विभिन्न प्रकार से राज्य का स्वरूप बताया। लॉक का व्यक्तिवाद हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार लॉक भी चूँकि इंग्लैंड का रहने वाला था तो लॉक में जॉन लॉक को हम उसमें उसके जो विचार है वो उदारवाद, लोकतंत्र, नागरिकों के अधिकारों का जो एक महत्वपूर्ण प्रवक्ता माना जाता है। तो इस प्रकार राजनीतिक विज्ञान के विचारकों में जॉन लॉक का नाम संविधानवादी सिद्धांतों के प्रतिपादन में, लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रतिपादन में, नागरिक अधिकारों के प्रतिपादन में लॉक का नाम लिया जाता है। तो लॉक भी इंग्लैंड का रहने वाला था और उसका जो समय था, चूँकि हॉब्स का समय था वो इंग्लैंड में गृह युद्ध का समय था, लेकिन लॉक का जो समय है वह इंग्लैंड में एक गौरवपूर्ण क्रांति का समय था। जब इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी 1689 में, तो उस समय इंग्लैंड में शांति थी और इंग्लैंड में गृह युद्ध समाप्त हो चुका था। तो हब्स की विचारधारा पर उसी का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। तो यहाँ पर हम देखेंगे लॉक के जो विचार है समझौते के बारे में कि किस प्रकार लोगों ने किन परिस्थितियों में मिलकर, क्योंकि जो लॉक का जो समय है वो उस समय क्रांति का समय था। मैंने अभी बताया कि उस समय लॉक इंग्लैंड में एक शांतिपूर्ण शासन व्यवस्था, एक शांति का वातावरण था। तो उस परिस्थितियों में लॉक ने अपनी जिन विचारों का प्रतिपादन किया, लॉक ने जिन रचनाओं को सृजित किया उसका राजनीतिक शास्त्र में काफ़ी महत्व है। तो लॉक के रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण है शासन पर दो निबंध, टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, फिर सहिष्णुता पर पहला पत्र, सहिष्णुता पर दूसरा, सहिष्णुता पर तीसरा पत्र, मानव स्वभाव पर
मानव स्वभाव के संबंध में एक निबंध जिसका कि लॉक ने उसमें मानव स्वभाव का चित्रण किया है। तो शासन पर 2 निबंध लॉक की महत्वपूर्ण रचना है और इसी रचना में लॉक ने सामाजिक समझौते सिद्धांत का विस्तृत रूप से प्रतिपादन किया है। तो हम इसके बारे में, लॉक के सामाजिक समझौते के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लॉक के द्वारा दैवीय अधिकारों का, राज्य के दैवीय सिद्धांत का और अधिकारों का खंडन किया गया और यहाँ पर उसने राजतंत्रात्मक सिद्धांत व्यवस्था का भी लॉक के द्वारा खंडन किया गया और निरंकुश शासन व्यवस्था का भी लॉक ने यहाँ पर खंडन किया। तो लॉक ने इस अपने रचना में लॉक ने अपने विचारों को और अपने सिद्धांतों का जो प्रतिपादन किया है उसमें महत्वपूर्ण है हॉब्स का संविधानवाद। चूँकि हॉब्स की पद्धति भी अनुभव पर, ऐतिहासिक अवलोकन पर आधारित थी, जिसमें कि उसने अपने अनुभव के आधार पे इंग्लैंड की जो उस समय की जो परिस्थितियाँ थी उसी के आधार पे लॉक ने मानव स्वभाव का और प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया। तो लॉक की जो पद्धति हो अनुभूति मूलक और अनुभव पर आधारित थी, अवलोकन पर आधारित थी। तो लॉक के जो विचार है संविधानवादी विचार जो है उसको हम अपने उसमें समझौतावादी विचार जो विचारधारा है लॉक की उसको हम उसमें पढ़ेंगे। तो लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें लॉक ने मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, समझौते का स्वरूप, समझौते के कारण क्या है, समझौते के बाद जो राज्य उत्पन्न होता है वो किस प्रकार का है, उसका हम विवेचन करेंगे। तो सामाजिक समझौता में सर्वप्रथम लॉक ने मानव स्वभाव का वर्णन किया है। तो मानव स्वभाव में लॉक ने चूँकि जो सामाजिक समझौता बताया, जैसा अभी हमने पढ़ा बच्चों कि सामाजिक समझौते में जो उसने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन लॉक ने किया वह है कि उसने निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर एक वैधानिक राजतंत्र की स्थापना का समर्थन किया और पार्लियामेंट की, संसद की सत्ता का समर्थन किया। अंतिम रूप से हम कहें कि जन सत्ता का, जन स्वीकृति, सत्ता का आधार जन स्वीकृति है, जनता का समर्थन है। इस सिद्धांत का लॉक ने प्रतिपादन करके लोकतंत्र के सिद्धांतों की नींव हमारे सामने रखी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लॉक के विचार हॉब्स के विचारों से काफ़ी अलग है और उसके साथ उसका ज़्यादा वो समानता नहीं है। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत में सबसे पहले लॉक ने मानव स्वभाव या मानव प्रकृति के बारे में बताया। तो लॉक के विचारों में सामाजिक समझौते में सबसे पहले हम मानव प्रकृति का चित्रण करेंगे या उसको पढ़ेंगे। तो हॉब्स ने, जैसा कि हमने पढ़ा, मानव स्वभाव का एक नकारात्मक, एक बुरा पक्ष बताया हमारे सामने कि मानव किस तरह से जंगली, पाशविक होता है, क्रोधी, लोभी, ईर्ष्यालु प्राणी होता है और हर समय संघर्ष में लीन रहता है और मानव का शत्रु होता है। लेकिन लॉक के विचारों में हम देखें तो लॉक ने मानव के पाशविक गुणों के स्थान पर उसने मानव के मानवीय गुणों पर, चारित्रिक गुणों पर बल प्रतिपादन किया है। लॉक ने मानव के अच्छे पहलू को देखा है। लॉक के अनुसार मानव एक विवेकशील प्राणी, एक सामाजिक प्राणी है। मानव बुद्धिमान प्राणी होता है और मानव की बुद्धि और विवेक से मनुष्य अपने विचारों का प्रतिपादन करता है। तो इस आधार पे हम देखें कि मानव को उसने प्रेम, दया, सद्भावना का और दयालुता का उसने प्रतिमूर्ति माना है और मनुष्य सब में यह गुण स्वाभाविक रूप से होते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि लॉक ने कहा है कि मनुष्य एक सहिष्णु प्राणी होता है, एक विनयशील प्राणी होता है जो एक दूसरे की सहयोग और मदद करने के लिए तत्पर रहता है। तो उसके लिए मानव में बुद्धि होती है, विवेक होता है और वो एक विवेकशील प्राणी होता है जो शांतिप्रिय जीवन जीना चाहता है। तो इस प्रकार का उसने वर्णन किया है कि फिर उसने मानव स्वभाव के जैसा स्वभाव बताया ऐसी ही प्राकृतिक अवस्था का लॉक के द्वारा चित्रण किया गया है। तो जैसा मानव स्वभाव है शांतिप्रिय, विनयशील, दयालु, सहिष्णु, वैसी ही प्राकृतिक अवस्था का लॉक ने चित्रण किया है कि प्राकृतिक अवस्था जो है मनुष्य स्वभाव के अनुसार शांतिपूर्ण अवस्था होती है, सहयोग वाली अवस्था होती है जिसमें कि मनुष्य एक दूसरे के साथ सहयोग और प्रेम से रहते हैं। इस प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य जो है
एक दूसरे के नैतिक नियमों के आधार, नैतिक नियमों का बोलबाला होता है, कानूनों का बोलबाला होता है, और मनुष्य एक दूसरे के साथ जो व्यवहार करता है वो नैतिक गुणों और नियमों के आधार पर करता है, और मनुष्य एक दूसरे के साथ सहयोग और प्रेम से रहता है, क्योंकि मानव में बुद्धि होती है, विवेक होता है, इसलिए वो एक दूसरे के साथ संघर्ष में या उसमें झगड़ों में लीन नहीं रहता है। तो लॉक के अनुसार मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में भी अपने अधिकारों का प्रयोग करते थे, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था शांतिपूर्ण अवस्था थी, सहयोग वाली अवस्था थी, जिसमें कि नैतिक नियमों का और कानूनों का बोलबाला था। तो इसलिए व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग करते थे। इन अधिकारों को लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों का नाम दिया, जिसमें 3 प्रकार के अधिकार थे: जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। ये 3 प्रकार के जो व्यक्ति के अधिकार है वो अनुल्लंघनीय, आरणीय अधिकार थे, जो व्यक्ति को प्राकृतिक अवस्था में भी प्राप्त थे। तो लॉक के लिए प्राकृतिक अवस्था चूँकि बहुत शांतिपूर्ण अवस्था थी, जिसमें व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग भी करता था, लेकिन ये प्राकृतिक अवस्था व्यक्ति के लिए असुविधाजनक थी, क्योंकि इसमें कानून नियम थे, लेकिन नियमों की व्याख्या करने वाली कोई सत्ता नहीं थी, और उनका उल्लंघन करने पर दंड देने वाली सत्ता का अभाव था। तो उस असुविधा से छुटकारा पाने के लिए ही लॉक के अनुसार व्यक्तियों ने मिलकर राज्य का निर्माण किया। तो इस प्रकार लॉक के अनुसार राज्य की जो उत्पत्ति है वो असुविधाओं से, प्राकृतिक अवस्थाओं की 3 असुविधाएं जो ऊपर मैंने बताई, से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने मिलकर समझौता किया, और उसके बाद एक राज्य का निर्माण हुआ। राज्य के बाद जो राज सत्ता जो उत्पन्न हुई वह सीमित राजतंत्र या संवैधानिक राजतंत्र वाली सत्ता थी, जिसमें कि राज्य के अधिकार और शक्तियाँ सीमित थी।